नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आनंद कुमार। आनंद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक भाई। आनंद भाई, एक कहानी से शुरू करते हैं, बल्कि कहावत है। अब आपको पता होगा, अपने मिथिला क्षेत्र में, बिहार के मिथिला क्षेत्र का मैं निवासी हूं दर्शकों, और वहां एक कहावत है, मेरी नानी सुनाती थी कि निर्लज्जा के पोन में गाछ जन्म ले तो कहल गई कि भन्ने भेल छाहर तब भेले। इसका बिल्कुल मजा अगर लेना है तो किसी मैथिल से लीजिएगा, लेकिन जो क्यों भावार्थ है क्यों क्यों वह इसका भावार्थ क्यों यह इसका है। मजा लेना चाहिए? क्यों इसका मजा लेना चाहिए? सबसे पहले हम ये बता दें, क्योंकि आप जहाँ निर्लज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर मैथिल जो होगा वो निर्लज शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो इससे थोड़ी बढ़ी हुई श्रेणी का शब्द इस्तेमाल करता है। वो जी, हेहर शब्द यूज करता है, हेहरा के और पुराना हेहरा तरह। के साथ वो एक विशेषण भी जोड़ता है जिसको अंग्रेजी में फार्ट कहते हैं, उस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहावत मुझे क्यों याद आई, उसका भावार्थ पहले समझ लीजिए। कि भावार्थ यह है कि एक निर्लज, परम निर्लज व्यक्ति था, तो उसकी अमुक जगह में गाछ यानी पेड़ हो गया, तो सबने उसको कहा, अरे यार तुम क्या आदमी हो, तुम्हारे अमुक जगह में पेड़ हो गया है। तो उसने कहा, जाने दो यार, छांव तो है ना। तो निर्लज्ज ये होता है कि वह किसी भी चीज पर खेल जाएगा। और इसकी याद आई मुझे, एक शूर्पणखा है, कांग्रेस की प्रवक्ता। वह जब अपने मालिक राहुल विंची को डिफेंड कर रही थी, और राहुल विंची ने अभी पूरे इसमें जो किया है अपनी अमेरिका यात्रा में, उसके 2-3 नमूने आप लोगों ने देखे हैं, और पूरा नमूना अभी आप लोगों देख पाएंगे। लेकिन उसमें जो सबसे मारक है कि वह बाहर बैठकर अपने देश के चुनाव आयोग को गाली देता है, कहता है कि ये चुनाव कंट्रोल थे, चुनाव में रिगिंग हुई है। वह भूल जाता है कि अगर चुनाव में रिगिंग होती तो बीजेपी 240 पर क्यों आती। अभी 2-3 राज्यों में जो कांग्रेस या उसके सो कॉल्ड इंडी अलायंस की सरकारें हैं, वो भी क्यों बनती। लेकिन जब शूर्पणखा आती है टीवी वगैरह पर, तो कहती है कि नहीं नहीं, हमारे मालिक ने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी कल आनंद भाई, प्रधानमंत्री बोल रहे थे हरियाणा में, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा किसी भी चुनाव को, चाहे वो छोटे से छोटे राज्य का हो, वो पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, और शायद इसीलिए जीतते भी हैं। जिसके बाद ये लोग जो हैं, ये कांग्रेसी जो पूरा इकोसिस्टम है, वह कहता है कि भाई ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग हैक हो गया, फलाना हैक हो गया, चिलाना हैक हो गया। उन्होंने याद दिलाई कि कांग्रेसी एक और जो विदेशी नौकर है, जो सैम पित्रोदा खुद को कहता है, हालांकि वह इतना गया गुजरा इंसान है कि वह अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम सत्यनारायण बढ़ई भी नहीं रख सका, उसने उसको बदल के सैम पित्रोदा कर दिया है। वह चूंकि राहुल विंची के पूरी यात्रा का आयोजक रहता है, तो जब एक पत्रकार, इंडिया टुडे का, मैं नाम लेके बता रहा हूं, वह गया, उसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू पूरा तो ठीक ठाक चला, लेकिन आखिरी सवाल में उसने गलती कर दी कि वेटिकन के इशारों पर नाचने वाले ईसाई राहुल विंची, मतलब देखिए भाई, सॉरी टू से, लेकिन राहुल विंची अधिकतम पारसी हो सकता है और न्यूनतम ईसाई हो सकता है। वो कह दे दत्तात्रेय गोत्र और कोट पर, क्योंकि हिंदू को तो किसी चीज से मतलब नहीं है भाई। हिंदू तो दुनिया की सबसे प्रताड़ित कौम है, इसको जिसको जो मन आता है वो व्याख्या करता है। अब वो कह देता है कि देवता का मतलब ये है कि आपका अगर आपके मन में जो है, तन में जो है, वही बात बाहर है, तो आप देवता हैं। वह देवता की व्याख्या करता है। वह 12वीं फेल, जी हाँ 12वीं फेल, क्योंकि उसकी एमफिल की डिग्री मैं नहीं मानता हूं और कोई भला आदमी नहीं मानेगा। और वो भी 12वीं उसको मिली थी पता नहीं किस शूटिंग वूटिंग में, जब उसका बाप प्रधानमंत्री था। खैर वो सब एक अलग विषय हो जाएगा, वो वीडियो का अलग विषय है। मुद्दा ये था कि उस पत्रकार ने पूछा कि क्या राहुल विंची बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर, जेनोसाइड पर कुछ बोलेगा, और इसके बाद उस पत्रकार की पिटाई हो गई।
प्रधानमंत्री ने इस घटना की याद दिलाई है और कहा है कि कांग्रेस का मतलब तानाशाही। आनंद भाई, शुरू करते हैं। जी, कांग्रेस का मतलब तानाशाही में आप सबसे पहले तो ये जोड़ लीजिए कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। पिछले लोकसभा चुनावों की जिन लोगों को याद होगी, उन लोगों ने एक सूची जारी कर दी थी कि हम फला 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 पत्रकार के पास फला 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 चैनल पर नहीं जाएंगे। मतलब जो भी कड़े सवाल आपसे पूछ लेगा उसके पास आप जाएंगे ही नहीं, उसका आप बहिष्कार कर देंगे। तो ये जो कैंसल कल्चर होता है, ये कैंसल कल्चर जो है कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है। ये कैंसल कल्चर जो है सीधे सीधे नेहरू के जमाने से चला आ रहा है और बिल्कुल खानदानी है। अगर आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, हमें जो संविधान देता है, तो आर्टिकल 19 जो होता है, इसमें जो सबसे पहला संशोधन था, इनफैक्ट संविधान का ही जो सबसे पहला संशोधन था, वो संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने पर नेहरू ने ही किया था और ये सबसे पहला संशोधन था। तो नेहरू ने किया था और नेहरू के बाद जो इंदिरा गांधी ने किया, उसके बारे में तो कोई बात करना ही बेकार है। हम लोगों के पैदा होने से पहले की घटना है हालांकि, लेकिन उतने छोटे भी हम लोग नहीं थे कि उस समय की जो बातचीत होती थी या उस समय की घटनाओं की जो यादें की ताजा की जाती थी लोगों के आपस में मिलने वगैरह पर, उसके बारे में हम लोगों को पता ना हो। तो हम लोगों को पता था कि भाई 5 साल 10 साल पहले कौन सी घटनाएं हुई थी, फलाने चाचा जो हैं उनको जेल हो गई थी किसी वजह से, फलाने जो थे वो कहीं भागे फिर रहे थे इसीलिए वो कोई नौकरी वगैरह के लिए आवेदन नहीं दे पाए, फलाने जो है वो पत्रकार हैं लेकिन उनको बहुत पीटा था इसलिए वो लंगड़ा के आज भी चलते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है ये हम लोगों की देखी हुई है। तो ऐसे लोगों से हम लोग मिल चुके हैं, ऐसे लोगों को हमने देख रखा है। तो इंदिरा गांधी के बाद जब फिर बारी आती है राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी तो ऐसे थे जो कहते थे कि बड़ा पेड़ गिरने से धरती हिलती है। और उस जमाने में उनके जो संजय गांधी वगैरह का जो दौर था, उस दौर में एक मुस्लिम महिला जो कि कथित रूप से हीरो का कारोबार करती थी, हीरो के जेवरों का कारोबार करती थी और उसे थमाया गया था नसबंदी करने का काम, और एक समुदाय विशेष की दिल्ली में उन्होंने पूरी ही नसबंदी कर डाली थी। तो ये सारी घटनाएं इस दौर में होती रही। और उसके बाद जब फिर आगे का दौर आता है तो इसमें आप ये भी गौर कीजिए कि कुछ दिन पहले एक पटना में एक आयोजन था जिसमें जाने माने पत्रकार पी साई नाथ जो है वो आए हुए थे और उन्होंने बताया कि भाई 2000 के लगभग जो लोग थे, 2000 लोगों पर एक साथ राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया था। गांव का जिक्र उन्होंने किया था, सब कुछ बताया था, नेट पे आप सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। हम चाहेंगे कि दर्शक एक बार नेट पर सर्च करके देखें कि किस गांव पर एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने का जो आयोजन था उसके चक्कर में, दक्षिण भारतीय राज्य है, दक्षिण भारतीय गांव है, उस गांव के 2000 ग्रामीणों पर एक साथ राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया था। और ये राजद्रोह का मुकदमा जो होता है, जिस धारा के अंतर्गत होता है, ये धाराएं खत्म होनी कब शुरू होती हैं? तो ये धाराएं खत्म होती है भाजपा के शासन आने पर। और जिसे आप कहते हैं या जिसे पत्रकार बड़ी खुशी खुशी तानाशाह बताना चाहते हैं, वो तानाशाह वैसी धाराएं खत्म कर रहा था जो तानाशाही के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये धाराएं बनाई किसने? तो ये धाराएं पूरे समय कांग्रेसियों ने बनाई थी, कांग्रेसियों ने बनाई थी और वामपंथियों ने बनाई थी। और इन्हें कथित रूप से लिबरल कहा जाता है। लिबरल कहा जाए या लिबटार्ड कहा जाए, रिटार्ड का टार्ड जो होता है वो लेकर के और लिबरल का लिब लेकर के, और लिबटार्ड इनको क्यों ना कहा जाए, ये भी एक सोचने लायक प्रश्न हो जाता है। तो ये जो सबसे पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सवाल होता है, तो ये सवाल ही कांग्रेस से पूछना जो होता है वो बेमानी होता है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। कभी भी कांग्रेस जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं रही, और कहीं गलती से वामपंथियों का साथ भी उसे मिला हुआ हो तब तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भूल ही जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी होते हुए नहीं देखा गया है, भले बातें वो जितनी अच्छी अच्छी कर लें। गलत भाई, बात एक बार फिर से राहुल विंची की। राहुल विंची ने पहली बार किसी पत्रकार को नहीं पिटवाया है। आपको याद होगा कि जब ये पिछले लोकसभा चुनाव में किसी राज्य में चुनाव प्रचार कर रहा था तो इसके लोगों ने एक को घेरा था, कुछ सवाल जवाब, और ये बाकायदा बोल रहा था कि नहीं नहीं उसको मत मारो। अब भीड़ में, किसी नेता की भीड़ में, ओबीसी पत्रकार था, उसने जब सवाल उठाया ओबीसी का और उसने बताया अपना नाम, और राहुल विंची को पता चल गया कि ये तो ओबीसी है,
तो जब उसे पता चल गया कि ओबीसी है, तब उसने चिल्लाना शुरू किया कि नहीं नहीं मारो मत। लेकिन इतने में उसके जो समर्थक थे, आप समझ सकते हैं, भीड़ है और जहां 200-500 लोग मौजूद हैं, वहां जब तक ये वाक्य पूरा होगा, नहीं नहीं मारो मत, तब तक में तो 15-20 थप्पड़ तो ऐसे ही पड़ जाएंगे। भीड़ है, आपको पिट रही है, पिट गया पत्रकार। लेकिन उस पत्रकार पर या उसकी पिटाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये चीजें आप और भी चीजों में देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में, और ये सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं, राहुल गांधी के अलावा भी और लोगों के साथ भी, मतलब जो राहुल गांधी के पार्टी के समर्थक हैं, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के प्रयास में कई लोग पिट चुके हैं। और इतना ही नहीं, और धक्का देके गिरा देना, कहीं चलते हुए जा रहे हैं और साथ में किनारे आपके चल रहा, वहीं पे जो आयोजन कर रहा व्यक्ति है वो आपके साथ एक सेल्फी ले लेने की कोशिश कर रहा है और आपके चमचे उसे लपड़ थप्पड़ मार के किनारे कर दे रहे हैं। ऐसे वीडियो बहुत आम है, ऐसे वीडियो सभी लोगों ने देखे होंगे इंटरनेट पे। और अफसोस की बात है कि इनका जिक्र नहीं होता। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है तो राहुल गांधी की हरकतों का जिक्र नहीं होता। इस बारे में आप हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आपको राहुल गांधी की शक्ल, असली शक्ल देखनी है, तो वो जो हवाई जहाज में एक ब्लैक एंड व्हाइट वाली शक्ल थी, जिसमें वो बिल्कुल क्रूर तानाशाह वाला चेहरा, उसका सचमुच कैसा उसका चेहरा है वो नजर आ रहा था, वो तस्वीर आपको एक बार याद करनी चाहिए। हो सके तो आप वीडियो एडिट करते समय उस तस्वीर को डाल दें, ताकि दर्शक एक बार देख सके कि वो तस्वीर थी कैसी, असली चेहरा। और इतना ही नहीं, राहुल विंची के जितने भी लोग हैं, चाहे वो शूर्पणखा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो जो 1984 दंगों में इम्प्लीकेट था, उसके एक साथी सज्जन कुमार को सजा मिली, लेकिन उसको पुरस्कार दिया गया, उसको मध्य प्रदेश का कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया गया। मैं कमलनाथ की बात कर रहा हूं। कमलनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई। पत्रकारों के ऊपर जितने मुकदमे कांग्रेसी राज में या फिर उनके राज में, कांग्रेस से निकली ममता बानो के नाम पर एक बार जब छोटा सा एक कार्टून शेयर कर दिया था किसी ने, तो आपको याद होगा कि कितने मुकदमे किए गए थे। 14 महीने तक जेल में उसे रहना पड़ा था, और 14 महीने तक उसे जेल में रहना पड़ा। कांग्रेस से निकले हुए सिर्फ एक कैंडिडेट पर आप बात कर रहे हैं, आप दूसरे शरद को याद कर लीजिए, वो जो टेढ़े मुंह वाला कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति है महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने के लिए एक हीरोइन को करीब 22 अलग अलग जगहों से मुकदमा झेलना पड़ा था। और इन मुकदमों में मेरा ख्याल है कि SC/ST एक्ट भी शामिल था, एट्रोसिटी एक्ट मुकदमा भी। और जबकि उसने शरद पवार का नाम भी नहीं लिया था। कंगना रनौत ने केवल एक बात कही थी और उनका मकान तोड़ दिया गया था। लेकिन खैर, कंगना रनौत को मैं अलग रखूंगा, वो राजनीतिक हैं। मैं केवल पत्रकारों की बात अगर करूं तो पत्रकारों के ऊपर उस समय तक कंगना रनौत राजनीतिक नहीं थी। उस समय तक उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मेरा ख्याल है कि जब इस मकान को तोड़ने पर कोर्ट ने कार्रवाई की और जो गुंडे थे वहां पर, स्थानीय गुंडे शिवसेना के जो थे, उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा मकान तोड़ने का, उसके बाद जाकर के कहीं जो है कंगना रनौत ने भाजपा ज्वाइन की थी। तो उससे पहले की बात है। लेकिन हम फिर भी केवल अगर शुद्ध रूप से पत्रकारों की बात करें तो आप चाहे देखिए, इंडी अलायंस के शरद पवार हों या ममता बानो हो, जो कभी इंडी अलायंस में होती हैं कभी नहीं होती हैं, या फिर कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं शूर्पणखा, या फिर आप किसी का भी नाम लीजिए, इंडी अलायंस का एक और नाम आप भूल रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी की सरकार पंजाब में होती है, और पंजाब में उन्होंने एक जो कार में बैठी हुई पत्रकार थी, पीछे बैठी हुई थी, ड्राइव कोई और कर रहा था और किसी की गाड़ी में धक्का लग गया था, तो उसके ऊपर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा डाल करके, जबकि वो कार में पीछे बैठी हुई थी, खुद कार चला भी नहीं रही थी, और उसे जेल में बंद कर दिया गया था। 3 दिन के बाद जो है, काफी मशक्कत के बाद हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल पाई थी, शायद मेरा ख्याल है काफी मुश्किल से वो भी मिल पाई थी। तो पंजाब में जो ये सरकार है, ये भी इंडी अलायंस के साथ इनका संबंध भी कभी सौतन कभी सहेली वाला ही होता है। तो कभी ये सौतन हो जाते हैं, कभी सहेली हो जाते हैं। इंडी अलायंस में केजरीवाल का रिश्ता भी तो वैसा ही। और इतना ही नहीं, इन्होंने अभी जो किया है टेक्सास में, और जब उस
सत्यनारायण से पूछा गया, यानी सत्यनारायण और सैम पित्रोदा से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जबकि उस पत्रकार से डेटा डिलीट करवाया गया, उस पत्रकार का फोन छीना गया, और केवल एक सवाल कि क्या राहुल विंची बांग्लादेश में हिंदुओं के हुए नरसंहार पर अपनी जुबान खोलेगा, केवल इतना कहना था। और इतना ही नहीं, अभी तो असल बात जो है, इन लोगों के द्वारा आरोपित नियोजित इनका एक और नौकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद को कांग्रेस अध्यक्ष समझता भी है, कहता भी है, उसने खुले तौर पर कहा कि अगर हमें 20 सीटें आ जाती तो भाजपा के नेता जेल में रहते। क्यों रहते भाई? तुम्हारे बाबूजी का राज है क्या? ये जो बदजुबानी है, ये जो बदफेली है, ये कहां से आती है? ये पावर कहां से आता है कि इनका एक, जिसको अपने मालिक की इच्छा के विपरीत, अपने मालकिन की इच्छा के विपरीत, जिसके कुर्ते में, दर्शकों उसको मैं अंग्रेजी में नहीं कहूंगा क्योंकि हिंदी का उसका शब्द बड़ा अच्छा है, नकटी, नाक की जो गंदगी होती है, राहुल विंची को नकटी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कुर्ते में साफ करता है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा बोलते हैं कि अगर 20 सीटें होती तो हम इन सबको जेल में बंद कर देते। ये अगर तानाशाह के लक्षण नहीं है तो और क्या है? और कांग्रेस कब इस व्याधि से मुक्ति पाएगी? कांग्रेस इस व्याधि से इतनी आसानी से मुक्ति नहीं पाने वाली है। कांग्रेस इस व्याधि से आसानी से मुक्ति इसलिए नहीं पाने वाली है क्योंकि आप जिस शूर्पणखा का जिक्र कर रहे हैं, उस शूर्पणखा का हाल का ही एक ट्वीट आजकल काफी वायरल है, उसके स्क्रीनशॉट भी कई बार शेयर किए जाते हैं। और उस ट्वीट में उन्होंने जो डायलॉग इस्तेमाल किया है वो एक फिल्म का बड़ा ही मशहूर सा डायलॉग है, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार तुम्हारी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तो सिस्टम जो हमारा है, सिस्टम में इन लोगों ने इतने लोगों को घुसा के रखा हुआ है, इतने लोगों को इन लोगों ने प्रवेश दिला के रखा हुआ है कि एहसानों के बोझ तले दबे हुए वो लोग अभी भी कांग्रेस का काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि कंगना रनावत ने एक फिल्म बनाई और वो इमरजेंसी के दौर पर और इंदिरा गांधी पर आधारित थी, ऐसा कहा जा रहा है। और इस फिल्म पर अभी की सेंसर बोर्ड ने, जो कथित रूप से भाजपा की सरकार 10 साल से चल रही है, उस सेंसर बोर्ड ने इतने प्रतिबंध लगाए हैं कि वो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। इसकी तुलना में जो दूसरी फिल्में होती हैं जिसमें हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता है या भारतीय को आतंकी दिखाया जाता है, ऐसी कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। गाली गलौज फिल्मों में आम है, बलात्कार के दृश्य में पूरा ही बलात्कार दिखा देते हैं, तो ये सब कुछ तो बिल्कुल आम है। आप देखेंगे कि जो OTT कंटेंट होता है, जो वेब कंटेंट होता है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे ही नियंत्रण करने की कोशिश की बात भी होती है तो कहा जाता है तानाशाही आ गई, और अचानक एक पूरा इकोसिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, शोर मचाना शुरू करता है। लेकिन जब कंगना रनावत की फिल्म को जो है ये सेंसर बोर्ड गायब ही कर देता है, मतलब इतने समय से उसको लापता कर रखा है कि बहुत बाद में अगर रिलीज हुई भी तो उस फिल्म का कोई आर्थिक फायदा जो है वो उसके बनाने वालों को पहुंचेगा नहीं। तो ये सब कुछ अभी भी किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम हमारा है, सरकार चाहे किसी की भी हो, ये जो ठसक है ये कांग्रेस की अभी तक गई नहीं, और 5-10 साल तो लगेंगे इसको जाने में, तभी जाकर के ये सारे लोग जो बूढ़े होकर के और रिटायर होते हैं और बाहर जाते हैं, तभी जाकर के ये कोई बदलाव आ पाएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और मजे की बात यह है कि तानाशाही का रोना या जो भी हो, ये लोग लगातार रोते हैं, और उस ट्वीट के अंदर जो फोटो थी वो राहुल विंची की थी, और राहुल विंची कह रहा है कि इस देश को अब अपोजिशन चला रहा है। बहरहाल दर्शकों, श्रोताओं, ये अनंत कथाएं हैं, लगातार चल सकती हैं, और इस पर हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे कि कांग्रेस नाम की विषबेल जो है उसको अगर आपने 99 सीटें दे दी तो वह किस तरह से इस तरह कर रहे हैं जैसे उनकी सरकार चल रही है, और किस तरह वह देश हो या विदेश, पूरी तरह। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन उस विरोध में देश का विरोध नहीं होना चाहिए। और फिर से वाजपेयी जी की वही बात याद आती है, सरकारें आएंगी जाएंगी,
मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, दल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन यह देश रहना चाहिए। और कांग्रेस इस देश की जड़ें खोद चुकी है, इस देश की जड़ें खोदने पर आमादा है। इसलिए दर्शकों श्रोताओं, आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़िए, हमारी बात मत मानिए, क्योंकि हमने कहा हो सकता है, और ये आरोप लगाना बहुत आसान है कि हम आईटी सेल वाले हो हों, सकता है हो झूठ सकता हो, है कि एजेंडा हो। हमें हमारा एजेंडा हो सकता है कि हमने पैसे खा लिए हों, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप खुद सोचिए, खुद ये कीजिए। और दर्शकों, फिलहाल अभी लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर हाजिर होंगे। आनंद भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम आप जिस तरह दे रहे हैं वैसे ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय सिया राम। जय श्री राम।